नमस्कार, उड़ान आईएएस अकादमी के ई लर्निंग प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सुधीर वर्मा और इस वीडियो के अंतर्गत हम देखेंगे छत्तीसगढ़ तथा राष्ट्रीय समसामयिकी से जुड़े हुए कुछ ऐसे प्रश्न जो आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण हैं। आज की वीडियो में आगे बढ़ने के पूर्व आप सभी को पुनः एक बार सूचित कर दे कि आपकी आगामी मेंस परीक्षा को ध्यान में रखकर उड़ान आईएएस अकादमी के द्वारा 25 जून से एक मेंस टेस्ट सीरीज का आयोजन किया जा रहा है, जो कि 2 चरणों में संपादित होनी है। तो अधिक जानकारी के लिए आप दिए गए नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं। चलिए तो आज की वीडियो प्रारंभ करते हैं। पहला क्वेश्चन है, सभी विभागों के निर्माण कार्यों के लिए ई श्रेणी में पंजीकृत बेरोजगार युवाओं को कितनी राशि तक के कार्य ब्लॉक स्तर पर दिए जाने की घोषणा की गई है। आपने हाल फिलहाल में सुना होगा कि जो बेरोजगार इंजीनियर्स हैं उनको ठेकेदारी के माध्यम से रोजगार प्रदान करने का एक प्रयास जो है सरकार के द्वारा किया जा रहा है। उसी के अंतर्गत एक श्रेणी बनाई गई है जिसको कहा गया है ई श्रेणी। ठीक है, इस ई श्रेणी के अंतर्गत जो बेरोजगार युवक है उनको काम देने का प्रयास जो है किया जा रहा है। ठीक, तो आपको प्रश्न में पूछ रहा है कि कितनी राशि तक का ठेका जो है या कितनी राशि तक का काम जो है उस बेरोजगार व्यक्ति को दिया जा सकता है। ऑप्शन है आपके पास 10 लाख रुपए, 20 लाख रुपए, 30 लाख रुपए या 40 लाख रुपए। तो आइए जानने का प्रयास करते हैं कि कितनी राशि तक का कार्य दिया जाएगा। चलिए तो यहां पर आप देख पा रहे हैं 21 जून 2021 की प्रविष्टि तिथि है। क्या लिखा है? निर्माण कार्यों में ई श्रेणी में 2013 युवा ठेकेदारों का पंजीयन। ठीक है, यानी कि ये ठेकेदारों की संख्या है भाई। ठीक, देखिए यहां पर देखेंगे आप, है ना, पहले ही पैराग्राफ में तो मिलेगा आपको कि लोक निर्माण मंत्री श्री ताम्रध्वज साहू की विशेष पहल पर सभी विभागों के निर्माण कार्यों के लिए ई श्रेणी में पंजीकृत बेरोजगार युवाओं को 20 लाख रुपए तक के कार्य ब्लॉक स्तर पर दिए जा रहे हैं। ठीक है, यानी कि आपके प्रश्न का आंसर क्या हो गया? 20 लाख। जो ई श्रेणी है, ठीक, उसके अंतर्गत कितने रुपए तक का ठेका जो है उस बेरोजगार इंजीनियर को दिया जाएगा? याद रखिएगा 20 लाख रुपए तक का ठेका दिया जाएगा, यह प्रावधान किया गया है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। चलिए अगला प्रश्न है, हाल ही में किस स्थान पर मुख्यमंत्री जी के द्वारा पपीता प्रोजेक्ट प्रारंभ किया गया है? ठीक, आपको पता होगा कि अभी हाल फिलहाल में राज्य सरकार के द्वारा ऐसे प्रयास किए जा रहे हैं जिससे कि जो हमारा परंपरागत कृषि है उसको प्रोत्साहन दिया जा सके। इसी के अंतर्गत फलों के उत्पादन को बढ़ाने के लिए पपीता प्रोजेक्ट हाल ही में लॉन्च किया गया है। कहां किया गया है? ऑप्शन देखिए आपके पास क्या क्या है, बस्तर, कोंडागांव, कोरिया और कोरबा। तो आइए जानने का प्रयास करते हैं कि यह प्रोजेक्ट कहां लॉन्च किया गया है। आप यहां पर देख पा रहे हैं 21 तारीख की प्रविष्टि तिथि है ना, 21 जून 2021 की। क्या लिखा है? मुख्यमंत्री ने की बस्तर पपीता प्रोजेक्ट की लॉन्चिंग। ठीक, तो याद रखिएगा ये कहां पर लॉन्च किया गया है? बस्तर में किया गया है। ठीक, तो यहां से आपके प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा? बस्तर। ठीक, इससे अधिक जानकारी अगर आपको प्राप्त करना है तो आप चाहे तो इस पीडीएफ में डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है। ठीक, चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। चलिए अगला प्रश्न है, कोंडानार स्पोर्ट्स अकादमी कहां प्रस्तावित है? ऑप्शन है आपके पास बस्तर, कोंडागांव, कोरिया या जांजगीर चांपा। तो आइए जानने का प्रयास करते हैं कि यह स्पोर्ट्स अकादमी कहां खोली जा रही है। चलिए तो यहां पर आप देख पा रहे हैं 21 जून 2021 की प्रविष्टि तिथि है। लिखा क्या है? कोंडागांव में 4 करोड़ 72 लाख की लागत से बनेगी स्पोर्ट्स अकादमी। ठीक, चलिए जब आप इस पैराग्राफ को पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये जो अकादमी है, ठीक है, कोंडानार स्पोर्ट्स अकादमी, इसका भूमि पूजन 20 जून को कोंडागांव जिले में किया गया है। ठीक, आपको पता होगा कि छत्तीसगढ़ सरकार ने एक नारा दिया है। क्या नारा दिया है? खेलबो जीतबो गढ़बो नवा छत्तीसगढ़। ठीक है, इसके अंतर्गत क्या किया जाता है? जो युवा हैं उनको खेलों के प्रति आकर्षित किया जाता है, या यूं बोला जाए कि खेलों के लिए प्रोत्साहित किया जाता है और उनमें खेलों के प्रति अभिरुचि को बढ़ाने का प्रयास किया जाता है। इसी के अंतर्गत विश्व स्तरीय संरचनाएं जो हैं, ठीक है, चाहे वो स्पोर्ट्स अकादमी हो, स्टेडियम्स हो, इन सब का निर्माण प्रारंभ हो चुका है। इसी के अंतर्गत ये जो कोंडानार स्पोर्ट्स अकादमी है इसका निर्माण किया जा रहा है। कहां पर किया जा रहा है? तो कोंडागांव जिले में किया जा रहा है। बहुत आसान है, इसको याद रखना। ठीक, चलिए तो यहां से आपके प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर
बी हो जाएगा आपके प्रश्न का उत्तर। कोंडानार स्पोर्ट्स अकादमी कहां स्थापित किया जा रहा है? कोंडागांव में। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है, हाल ही में किस अभयारण्य को टाइगर रिजर्व घोषित करने के प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया है? आपको पता होगा कि हमारे छत्तीसगढ़ में कुछ ऐसे अभयारण्य हैं जहां पर प्राकृतिक रूप से टाइगर पाए जाते हैं, बहुत सारे अलग अलग प्रकार के जीव जंतु पाए जाते हैं, ठीक, कुछ विलुप्त प्राय जीव भी पाए जाते हैं। इसी क्रम में हाल ही में एक अभयारण्य है जिसको टाइगर रिजर्व घोषित करने संबंधी प्रस्ताव जो है वो मंत्रिमंडल के द्वारा लाया गया है। ठीक, तो वो कौन सा अभयारण्य है, आइए जानने का प्रयास करते हैं। चलिए, यहां पर आप देख पा रहे हैं छत्तीसगढ़ में बाघों की संख्या बढ़ाने महत्वपूर्ण पहल। क्या पहल है? देखिए, मुख्यमंत्री श्री बघेल ने अचानकमार टाइगर रिजर्व में 26 करोड़ के कार्यों का शुभारंभ किया। ठीक है, ये जो 26 करोड़ के कार्य है, इसके अंतर्गत जो जीव जंतु वहां रहने वाले हैं उनके लिए पेयजल की व्यवस्था, उनके चारे की व्यवस्था, ये सारी चीजें जो है वो की जाएंगी। ठीक, इसके अलावा छत्तीसगढ़ राज्य वन्य जीव बोर्ड की बैठक संपन्न। ठीक, इसके आगे वाले लाइन में आपके प्रश्न का उत्तर है। क्या लिखा है? गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान एवं तमोर पिंगला अभयारण्य को टाइगर रिजर्व घोषित करने के प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया है। ठीक, तो यहां से दो ऐसे आरक्षित क्षेत्र हैं और संरक्षित क्षेत्र है जिसका अनुमोदन किया गया है। किसके लिए? टाइगर रिजर्व घोषित करने के लिए। इनमें से एक नेशनल पार्क है। कौन सा नेशनल पार्क है? गुरु घासीदास नेशनल पार्क है। ठीक है, कौन से जिले में है? आपको पता होगा, कोरिया जिले में स्थित है ये। ठीक, इसके अलावा तमोर पिंगला अभयारण्य। ठीक है, तमोर पिंगला कहां है? आपको पता होगा ये कहां है? सूरजपुर में है। सूरजपुर में ये स्थित है। ठीक, तो सूरजपुर का जो तमोर पिंगला अभयारण्य है, इसको टाइगर रिजर्व बनाने संबंधी जो प्रस्ताव है इसका अनुमोदन किया गया है। ठीक, तो यहां से आपके प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक, यहीं पर अगर राष्ट्रीय उद्यान पूछता तो उत्तर क्या होता? गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान। ठीक, चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। चलिए, अगला प्रश्न है, संयुक्त वन प्रबंधन समितियों के पास उपलब्ध राशि से वाणिज्यिक आधार पर राजस्व भूमि पर वृक्षारोपण करने पर संबंधित समिति को 1 वर्ष बाद कितनी राशि प्रति एकड़ की दर से प्रोत्साहन राशि दी जाएगी? ठीक, तो आपने अभी हाल फिलहाल में एक योजना का नाम सुना होगा, मुख्यमंत्री वृक्षारोपण प्रोत्साहन योजना। वृक्षारोपण प्रोत्साहन योजना। ठीक, इसी योजना के अंतर्गत ये प्रावधान किया गया है कि मान लीजिए यदि ये कोई राजस्व ग्राम है, ठीक है, ये कोई ग्राम है, इसके अंतर्गत ये राजस्व भूमि है। ठीक है, ये राजस्व भूमि है और यहाँ की पंचायत समिति में आपको पता होगा कि संयुक्त वन प्रबंधन के अंतर्गत बहुत सारी समितियों का गठन होता है। इको विकास समिति हो गया, ठीक है, और इस प्रकार अन्य विकास समितियों का गठन किया जाता है। ठीक, तो उन समितियों के माध्यम से यदि इस राजस्व भूमि पर वृक्षारोपण किया जाता है, ठीक, मान लो इस राजस्व भूमि पर इस समिति के द्वारा क्या किया जाता है? वृक्षारोपण का कार्य किया जाता है, तो 1 वर्ष के बाद इस पंचायत समिति को या ये जो संयुक्त वन प्रबंधन समिति है, इसको प्रति एकड़ की दर से कितनी राशि दी जाएगी, ये आपको प्रश्न में पूछ रहा है। ठीक, तो आप ऑप्शन क्या क्या है आपके पास? 5,000 रुपए, 10,000 रुपए, 15,000 रुपए या 20,000 रुपए। ठीक, ये सारी राशियां जो है वो प्रति एकड़ के मान से है। ठीक है, प्रति एकड़ के मान से। तो आइए जानने का प्रयास करते हैं कि कितनी राशि जो है इस वन प्रबंधन समिति को दी जाएगी इस योजना के अंतर्गत। चलिए, तो यहां पर आप देख पा रहे हैं 20 जून 2021 की प्रविष्टि तिथि है। ठीक, इसको पूरा पढ़ लेंगे अगर आप चाहे तो, लेकिन आपके प्रश्न का उत्तर हो जाएगा यहां से। ठीक, लिखा क्या है आप देखेंगे यहां कि कलेक्टर ने कहा कि संयुक्त वन प्रबंधन समितियों के पास उपलब्ध राशि से यदि वाणिज्यिक आधार पर राजस्व भूमि में वृक्षारोपण किया जाता है तो पंचायत की तरह ही संबंधित समिति को 1 वर्ष बाद 10,000 रुपए प्रति एकड़ की दर से प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। ठीक, और इन वृक्षों को काटने का अधिकार, ठीक है, और इनके विक्रय का अधिकार भी संबंधित समिति को दिया जाएगा। ठीक, यानी कि ये जो जमीन है यहां पर उस समिति ने जो वृक्षारोपण किया है इसमें उसको प्रति एकड़ के मान से कितनी राशि दी जाएगी? 10,000 रुपए प्रति एकड़ के मान से पैसा दिया जाएगा।
इसके अलावा यहां पर जो वृक्ष लगाए गए हैं उनको काटने का, साथ ही उनको बेचने का अधिकार जो है वो इस समिति को दिया जाएगा। ठीक, तो फिलहाल आपके प्रश्न का उत्तर क्या है? 10,000 रुपए प्रति एकड़। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। चलिए अगला प्रश्न है, हाल ही में किस क्रम का अंतरराष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया है? ठीक, आपको पता होगा कि वर्ष 2015 से ये प्रारंभ किया गया है। ठीक है, वर्ष 2015 में 21 जून के दिन पहली बार क्या मनाया गया? अंतरराष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया है। ठीक, तो इस हिसाब से इसका क्रम जो होगा वो क्या होगा? 7वां होगा। 7वें क्रम का अंतरराष्ट्रीय योग दिवस इस वर्ष मनाया गया है 21 जून को। ठीक, ये क्रम से संबंधित प्रश्न जरूर पूछता है। ठीक, तो यहां से आपका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, 7वां। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। चलिए अगला प्रश्न है, भारत सरकार के पर्यटन मंत्रालय की प्रसाद योजना के तहत पर्यटन सुविधाओं के विकास के लिए देश भर में कितने स्थलों का चयन किया गया है? ठीक, देखिए ये जो प्रसाद योजना है ये इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि छत्तीसगढ़ का जो डोंगरगढ़ है ना, छत्तीसगढ़ का जो डोंगरगढ़ है इसको इस योजना के अंतर्गत शामिल किया गया है। ठीक, वैसे ये है क्या प्रसाद योजना? प्रसाद योजना एक केंद्र प्रवर्तित योजना है, यानी केंद्र सरकार के द्वारा संचालित की जाने वाली योजना है, जिसके अंतर्गत जो धार्मिक तीर्थ स्थल है वहां पर अधोसंरचनाओं का विकास किया जाता है। ठीक है, इसके अंतर्गत सीढ़ियों का निर्माण हो गया या रोपवे का निर्माण हो गया। ठीक है, रोपवे जानते हैं आप क्या होता है। इसके अलावा जल की उपलब्धता सुनिश्चित की जाती है यहां पर। ठीक है, और इस प्रकार के जो अधोसंरचनात्मक कार्य हैं वो उस धार्मिक तीर्थ स्थल में किए जाते हैं। तो आपको प्रश्न में पूछ रहा है कि पूरे भारत में से कितने ऐसे धार्मिक स्थल हैं जिनका चयन जो है इस प्रसाद योजना के अंतर्गत किया गया है। तो आइए जानने का प्रयास करते हैं। यहां पर आप देख पा रहे हैं ये जो नीले कलर में लिखा गया है। ठीक, भारत सरकार के पर्यटन मंत्रालय की प्रसाद योजना के तहत पर्यटन सुविधाओं के विकास के लिए देश भर में 31 स्थलों का चयन किया गया है, जिनमें से डोंगरगढ़ भी एक है। ठीक, तो यहां से आपका आंसर क्या हो जाएगा? कितने स्थल चयनित किए गए हैं? 31 स्थल। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। चलिए अगला प्रश्न है, हाल ही में किस स्थान पर अत्याधुनिक फूड टेस्टिंग लेबोरेटरी की स्थापना की घोषणा की गई है? ठीक, आपने अभी हाल फिलहाल में सुना होगा कि बहुत सारे जो प्रोसेसिंग यूनिट हैं, ठीक है, यही बोला जाए प्रोसेसिंग सेंटर है, इनकी स्थापना की जा रही है। इसका उद्देश्य होता है इनको स्थापित करने का कि जो किसान हैं उनको उनकी उपज का सही वैल्यू मिल सके। ठीक है, या वो जो वनोपज संग्राहक है उनके संग्रहण का उनको सही मूल्य प्रदान किया जा सके। ठीक, आपने अभी हाल फिलहाल में बहुत सारे प्रोसेसिंग सेंटर्स का यानी प्रसंस्करण केंद्रों का नाम सुना होगा, जिसमें हर्रा है ना, या कोदो कुटकी है, लाख प्रसंस्करण केंद्र है। ठीक है, इसके अलावा मशरूम, इसका भी उत्पादन जो है हमारे यहाँ किया जा रहा है। तो इनके लिए सबके लिए क्या प्रस्तावित है हमारे यहाँ? प्रोसेसिंग यूनिट। इनमें से अधिकतर तो संचालित भी किए जा रहे हैं। ठीक, तो आपको प्रश्न में पूछ रहा है कि अत्याधुनिक फूड टेस्टिंग लेबोरेटरी, ठीक है, जो फूड टेस्टिंग लेबोरेटरी है वो कहां पर स्थापित किया जा रहा है? नव निर्माण से प्रश्न आपके एग्जाम में आते हैं, तो इसको आप अच्छे से ध्यान रखेंगे। ऑप्शन क्या है आपके पास? नवा रायपुर, आरंग, दंतेवाड़ा या कोरिया। तो आइए जानने का प्रयास करते हैं कि ये जो फूड टेस्टिंग लेबोरेटरी है ये कहां पर स्थापित किया जा रहा है। चलिए यहां पर आप देख पा रहे हैं नवा रायपुर में बनेगा फूड टेस्टिंग लेबोरेटरी। खाद्य मंत्री जी का ये स्टेटमेंट है। ठीक, तो यहां से आपके प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, नवा रायपुर में फूड टेस्टिंग लेबोरेटरी जो है ये स्थापित किया जा रहा है। आइए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। चलिए अगला प्रश्न है, हाल ही में जारी ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स 2020 के अनुसार गुड गवर्नेंस कैटेगरी में प्रथम स्थान पर कौन है? ऑप्शन है आपके पास रायपुर, भोपाल, रांची, भुवनेश्वर। तो चलिए कल की ही वीडियो में मैंने आपको रायपुर का स्थान बताया था कि इस गुड गवर्नेंस कैटेगरी में जो रायपुर है उसका स्थान क्या है? सेकंड है, दूसरे स्थान पर है। प्रथम स्थान पर कौन है ये भी मैंने आपको बताया था। तो आप कमेंट बॉक्स में बताइए कि इस रैंकिंग में प्रथम स्थान पर कौन सा शहर है। ठीक, चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ।
चलिए अगला प्रश्न है, ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स जारी किया जाता है, किसके द्वारा जारी किया जाता है? ऑप्शन है आपके पास सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट, क्रिसिक्स, नीति आयोग या राष्ट्रीय विकास परिषद। तो इस प्रश्न का उत्तर भी आप हमको कमेंट बॉक्स में बताइए, क्योंकि कल की वीडियो में मैंने इसको आपको डील किया था कि ये किसके द्वारा जारी किया जाता है। दो अलग अलग प्रकार की रैंकिंग होती है कि बेस्ट जो राजधानी है उसकी एक अलग कैटेगरी निकलती है और दूसरी कैटेगरी सुशासन के संबंध में निकलती है, गुड गवर्नेंस के संबंध में। पहली जो कैटेगरी है उसमें रायपुर का स्थान मैंने आपको बताया था 8वां होता है। बेस्ट जो रहने लायक राजधानियां हैं इस क्रम में रायपुर का स्थान क्या है? 8वां। और गुड गवर्नेंस में रायपुर का स्थान क्या है? दूसरा है। ये मैंने आपको बताया है। ठीक, तो चलिए आप इसका भी आंसर हमको कमेंट बॉक्स में दीजिए कि ये जो ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स जो है वो किसके द्वारा जारी किया जाता है। चलिए तो अब आते हैं हमारे अगले सेगमेंट में जो है राष्ट्रीय समसामयिकी का सेगमेंट। चलिए राष्ट्रीय समसामयिकी के अंतर्गत हमारा पहला प्रश्न है, अंकटाड की वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट 2021 के अनुसार विदेशी प्रत्यक्ष निवेश प्राप्त करने वाले देशों में भारत का स्थान क्या है? ठीक है, अंकटाड जो है ये यूएन की एक संस्था है, आपको पता होगा। ठीक, इसका नाम क्या होता है? यूनाइटेड नेशन। ठीक है, ये इसका पूरा नाम होता है और इसके द्वारा हाल ही में जारी किया गया है एक रैंकिंग जिसके अंतर्गत जो एफडीआई है, ठीक है, विदेशी प्रत्यक्ष निवेश, इसके संबंध में जो देश है उनका क्रम निकाला गया है। ठीक, तो इसी के अंतर्गत आपको प्रश्न पूछ रहा है कि एफडीआई प्राप्त करने में भारत का रैंकिंग क्या है। ठीक, ऑप्शन क्या है आपके पास? तीसरा, चौथा, पांचवा या छठा। तो आइए जानने का प्रयास करते हैं कि वर्तमान में भारत की रैंकिंग क्या है एफडीआई प्राप्त करने में। चलिए यहां पर देख पा रहे हैं आप, है ना, एफडीआई इनटू इंडिया रीच्ड $81.7 बिलियन इन 5 ईयर 2020 to 21। ठीक है, फाइनेंशियल ईयर, सॉरी, ठीक है, फाइनेंशियल ईयर 2020 to 21। ठीक, यानी कि 2020-21 के दौरान भारत में जो एफडीआई है, विदेशी प्रत्यक्ष निवेश है, ये कितना पहुंच गया है? $81.7 बिलियन। ठीक है, इसको भी याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। ठीक, एज पर द कंट्रीज ऑफिशियल सोर्सेज। मीनवाइल द वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट 2020, यहां से आपके प्रश्न का उत्तर चालू होता है कि वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट 2021 रिलीज्ड ऑन जून 21 को ये जो वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट 2021 है ये जारी किया गया है बाय अंकटाड। स्टेट्स दैट इंडिया वाज द 5th लार्जेस्ट एफडीआई रेसिपिएंट इन द वर्ल्ड इन 2020। ठीक, तो याद रखिएगा भारत की रैंक क्या है? 5वीं रैंक है। ठीक है, अंकटाड ने ये कहा है कि इंडिया जो है ये 5वां सबसे बड़ा एफडीआई प्राप्त करने वाला कंट्री है विश्व में 2020 के दौरान। ठीक, तो आपके प्रश्न का उत्तर यहां से मिल जाता है। ठीक, देखिए यहां से प्रश्न आपको दो तरीकों से पूछ सकता है। एक पूछ सकता है कि वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट 2021 के अनुसार, ऐसा पूछ सकता है, या आपको पूछ सकता है कि वर्ष 2020 में। ठीक है, देखिए बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होंगे, जो वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट 2021 है ये वर्ष 2020 के संबंध में ही जारी किया गया है, पिछले फाइनेंशियल ईयर के लिए ही इसको जारी किया गया है। ठीक, तो याद रखेंगे भारत का रैंक क्या है एफडीआई प्राप्त करने में? 5वां है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। चलिए अगला प्रश्न है, किस स्थान पर विश्व का सबसे बड़ा फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट स्थापित किया जा रहा है? ऑप्शन है आपके पास महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, ओडिशा या हिमाचल प्रदेश। तो आइए जानते हैं इसके बारे में। देखिए यहां पर आप देख पा रहे हैं, है ना, वर्ल्ड्स लार्जेस्ट फ्लोटिंग, ठीक है, सोलर एनर्जी प्रोजेक्ट, विश्व का सबसे बड़ा तैरता हुआ सोलर एनर्जी प्रोजेक्ट जो है ये स्थापित किया गया है कहां? ओमकारेश्वर डैम ऑन नर्मदा रिवर इन खांडवा डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश। तो यहां से आपको इतने सारे फैक्ट मिल गए। क्या मिल गया फैक्ट? कि ये जो फ्लोटिंग सोलर एनर्जी प्रोजेक्ट है ये कहां स्थित है? ओमकारेश्वर में। ओमकारेश्वर कहां है? मध्य प्रदेश में है। ठीक, इसके अलावा कौन सी नदी पर है? नर्मदा नदी पर है। इसकी क्षमता कितनी है? यहां पर आप देख पा रहे 600 मेगावाट की क्षमता है। ठीक, तो यहां से आपके प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा? कहां स्थित है ये? मध्य प्रदेश में। ठीक, मध्य प्रदेश में भी स्पेसिफिक अगर आपको जगह का नाम पूछे तो क्या है? ओमकारेश्वर
डैम में है। कौन सी नदी पर? नर्मदा नदी पर। क्षमता क्या है? 600 मेगावाट। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। चलिए अगला प्रश्न है, हाल ही में विश्व महासागर दिवस 8 जून के अवसर पर नेशनल ज्योग्राफिका पत्रिका ने किस सागर को विश्व के 5वें महासागर के रूप में मान्यता दी है? ठीक, ऑप्शन है आपके पास दक्षिणी महासागर, लाल सागर, कैस्पियन सागर या भूमध्य सागर। ठीक, तो यहां से एक फैक्ट तो आपको प्रश्न में ही दिया है कि विश्व महासागर दिवस कब मनाया जाता है? 8 जून को मनाया जाता है। ठीक, तो आइए जानने का प्रयास करते हैं कि 5वां महासागर जो है वो कौन सा है। चलिए यहां पर आप देख पा रहे हैं, है ना, नेशनल ज्योग्राफिक का ये क्या है? ऑफिशियल वेबसाइट है। ठीक, अब प्रविष्टि तिथि की बात करें तो 8 जून 2021 की प्रविष्टि तिथि है। लिखा क्या है? दोज फैमिलियर विथ सदर्न ओशियन, द बॉडी ऑफ वाटर एंड सर्कलिंग अंटार्कटिका नो इट्स अनलाइक एनी अदर्स। ठीक, यहीं पर अगर बात करें तो यहां पर आप देखेंगे लास्ट पैराग्राफ में, ठीक, क्या लिखा है? द सदर्न ओशियन हैज लॉन्ग बीन रिकॉग्नाइज्ड बाय साइंटिस्ट बट बिकॉज there was never agreement internationally, we never officially recognized it, says National Geographic Society geographer Alex Tate। ठीक, यानी कि अभी तक इसको सदर्न ओशियन जो है इसको माना जा रहा था, लेकिन कभी भी इसका ऑफिशियल रूप से अनाउंस नहीं किया गया था कि ये जो सदर्न ओशियन है, ठीक है, ये सदर्न ओशियन आप देख पा रहे हैं यहां पर, ये सदर्न ओशियन है। ठीक, इसको कभी भी ऑफिशियली जो है अनाउंस नहीं किया गया था नेशनल ज्योग्राफिक के द्वारा। ठीक, लेकिन हाल ही में अभी 8 जून के दिन इसको 5वां महासागर जो है ये घोषित कर दिया गया है। ठीक, तो यहां पर अगर ओशियंस की बात करें तो सबसे पहला ओशियन ये प्रशांत महासागर है। ठीक, प्रशांत महासागर का दूसरा हिस्सा यहां पर है। ठीक, इधर से इधर पृथ्वी गोल है, समझ सकते हो। इसके अलावा है अटलांटिक ओशियन। ठीक, इसके अलावा इंडियन ओशियन है और एक है आर्कटिक ओशियन। ठीक, तो ये 5 महासागर अब हो गए हैं। ठीक, तो यहां से आपके प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा? इसका आंसर क्या हो जाएगा? दक्षिणी महासागर जो है इसको 5वां महासागर हाल ही में नेशनल ज्योग्राफिका के द्वारा घोषित किया गया है। ठीक, चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। चलिए अगला प्रश्न है, डगमारा विद्युत परियोजना किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन है बिहार, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल या गुजरात। तो आइए जानते हैं इसके बारे में कि ये डगमारा विद्युत परियोजना कहां पर प्रस्तावित है। तो यहां पर देख पा रहे 14 जून 2021 की प्रविष्टि तिथि, विद्युत मंत्रालय के द्वारा ये न्यूज जो है ये पब्लिश किया गया है। ठीक, क्या लिखा है? एनएचपीसी ने 130 मेगावाट की डगमारा जल विद्युत परियोजना के कार्यान्वयन के लिए बिहार राज्य जल विद्युत निगम के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया। ठीक, यानी कि ये जो परियोजना है डगमारा जल विद्युत परियोजना, ये कहां पर स्थित है? बिहार में स्थित है। ठीक है, तभी तो वहां की कंपनी के साथ इसको क्या किया गया है? अनुबंधित किया गया है। ठीक, चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने फ्लिपकार्ट के साथ मिलकर ड्रोन के माध्यम से वैक्सीन की डिलीवरी संबंधी सुविधा प्रदान की है? ठीक, ड्रोन के माध्यम से अब वैक्सीन जो है वो एक जगह से दूसरे जगह तक स्थानांतरित किया जाएगा। ठीक, ऑप्शन क्या है आपके पास? तेलंगाना, तमिलनाडु, केरल या आंध्र प्रदेश। तो आइए जानने का प्रयास करते हैं इसको। चलिए यहां पर आप देख पा रहे हैं, फ्लिपकार्ट पार्टनर्स विद तेलंगाना कंडक्ट पायलट प्रोजेक्ट ऑन ड्रोन डिलीवरीज ऑफ वैक्सीन्स मेडिसिन फ्रॉम द स्काई प्रोजेक्ट। ठीक है, देखिए स्काई प्रोजेक्ट जो है वो तेलंगाना सरकार के द्वारा चलाया जा रहा है और इसमें इनका पार्टनर है कौन? फ्लिपकार्ट। ठीक है, फ्लिपकार्ट आपको पता होगा। ठीक, ये ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जिसके माध्यम से आप खरीदारी करते हैं। ठीक, बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म माना जाता है इसको भी। ठीक, तो इसके साथ तेलंगाना सरकार ने एक अनुबंध किया है और जिसके अंतर्गत जो वैक्सीन्स हैं, ठीक है, जो वैक्सीन है इसको ड्रोन के माध्यम से अब क्या किया जाएगा? डिलीवरी किया जाएगा। इसके लिए जिस प्रोजेक्ट का संचालन किया जा रहा है उसका नाम क्या है? याद रखिए, स्काई प्रोजेक्ट। ठीक, तो यहां से आपके प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा? कौन सा राज्य है भाई? तेलंगाना। ठीक, चलिए तो ये थे आज की वीडियो के अंतर्गत छत्तीसगढ़ तथा राष्ट्रीय समसामयिकी से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। आशा करता हूं ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें, यूट्यूब पर कमेंट करें और इसी प्रकार की ज्ञानवर्धक वीडियोस प्राप्त करने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली कक्षा में, तब तक के लिए धन्यवाद।